हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एसएन की जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें उसके कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अर्थात +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों के बारे में बात करेंगे कि भाई वो कितने प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है। इस चीज का हम डिस्कशन कर चुके हैं कि एसएन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है और +4 होती है। लेकिन जो एसएन होती है ना, टिन, वो ज्यादातर अपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। ठीक है ना। एसएन की जो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मतलब एसएन जो अपने कार्ब धात्विक यौगिक अर्थात ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है वो ज्यादातर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है ना। तो इस लेक्चर में एक एक चीज का डिस्कशन करेंगे और यहां पर इसके केमिकल प्रॉपर्टीजों के बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एसएन होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है। तो इधर देखिए आप लोग बोर्ड पर देखो, आप लोगों को पता है R4SN तो बनाता ही है। ठीक है ना। R4SN अर्थात यहां पर SN की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4 है। ठीक है, क्योंकि कॉमन सी बात है कि SN मेटल होती है, तो कॉमन सी बात है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में ही आएगी। ठीक है ना। या फिर ये इस तरीका से भी बना सकता है R3SNX। ठीक है ना। मतलब एक यहां से एल्किल ग्रुप को हटा दूं और एक हेलोजन को लिख दूं तो आप लोगों को पता है इस कंडीशन में भी एसएन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4, क्योंकि एसएन से 3 तो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, एक हेलोजन जुड़ा है। या फिर एक काम करता हूं कि आपकी बार एक एल्किल ग्रुप को और रिप्लेस कर देता हूं, हटा देता हूं और एक हेलोजन और इंटर कर देता हूं, तो कॉमन सी बात है आपका ये कंपाउंड बन जाएगा R2SNX2। और आप लोग पता है यहां पर भी एसएन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। अब की बार मैं एक काम करता हूं कि एक एल्किल ग्रुप को और हटा देता हूं और एक हेलोजन और इंटर कर देता हूं, तो आपको पता है फिर कौन सी कंडीशन हो जाएगी? RSNX3। ठीक है ना। फिर कौन सी कंडीशन हो जाएगी? RSNX3। अब चारों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों को आप गौर से देखो तो देखो यहां पर भी एसएन किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ। यहां पर भी एसएन किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ। यहां पर भी एसएन किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ। और यहां पर भी एसएन किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ। तो कॉमन सी बात है ये एसएन के कार्ब धात्विक यौगिक हो गए अर्थात ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गए। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और प्रत्येक कंडीशन में एसएन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +4। आपको पता है यहां पर भी एसएन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। यहां पर भी एसएन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। यहां पर भी एसएन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। और नीचे वाले में भी एसएन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। अब गौर से इन चारों कंपाउंडों को देखो आप एक बार, चारों आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों को देख लो। यहां पर भी एसएन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। यहां पर भी एसएन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। यहां पर भी एसएन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। और यहां पर भी एसएन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। मतलब इसके जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो सब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम यहां पर बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर अर्थात इसके रासायनिक गुणों पर बात करते हैं। तो हेडिंग डाल देता हूं रासायनिक गुण, और रासायनिक गुणों की हेडिंग डालने के बाद फिर एसएन की केमिकल प्रॉपर्टी को हम देखते हैं कि एसएन कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है ना। तो हेडिंग डाल देता हूं रासायनिक गुण और फिर देखते हैं इसकी रासायनिक गुण कौन कौन सी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है ना। तो चलो इसको तो मिटा देता हूं और हेडिंग डाल देते हैं रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो यहां पर हेडिंग डाल देता हूं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज। अब एसएन कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है आप लोगों को सामने लिख देता हूं, फिर डिस्कशन करते हैं इन पर। ठीक है ना। बात करते हैं कैपिटल ए में। ठीक है ना। कैपिटल ए में, कैपिटल ए में वो करेगा बे रासायनिक अभिक्रिया, बे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एसएनसी मतलब टिन और कार्बन, एसएनसी बंध टूटता है, एसएनसी बंध टूटता है। इसको इस तरीके से शो कर देता हूं एसएन और यहां पे लिख दिया CH3। ठीक है ना। और कैपिटल बी में हम बात करते हैं बे रासायनिक अभिक्रिया, जिनमें SNX बंध टूटता है, बेस रासायनिक अभिक्रिया जिनमें SNX बंध टूटता है।
बेरासायनिक अभिक्रिया जिनमें SnX बंध टूटता है, इसको इस तरीका से शो कर देता हूं SnX। अब आप लोग बोर्ड पर देखिए, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से समझो आप लोग। यहां पर जो Sn होता है वो कितनी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, 2 केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। एक कंडीशन में तो आपका कार्बन का और टिन का बॉन्ड टूटेगा, और एक कंडीशन में आपका हेलोजन और टिन का बॉन्ड टूटेगा। इधर देखिए आप लोग, देखो पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कशन करेंगे, बेरासायनिक अभिक्रिया जिनमें SnC बॉन्ड क्लीवेज होता है। मतलब कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है, SnC, मतलब सिलिकॉन का और कार्बन का, ठीक है ना। और कॉमन सी बात है यार, सिलिकॉन कौन होती है, मेटल होती है, और कार्बन कौन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ठीक है ना, इसी के बेस पर तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। भाई आप लोगों को पता है, लिथियम को मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोला था, या बस सिलिकॉन को भी मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर मेटल किसके साथ जुड़ी हुई है, कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, और मेटल कार्बन के साथ जुड़े होने के कारण इनको मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो यहां पर बॉन्ड कौन सा क्लीवेज हो रहा है, टिन का और कार्बन का। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि टिन मेटल होती है, तो कॉमन सी बात है, मेटल पर तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्लीवेज होंगे, अर्थात टिन पर तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। नीचे वाली केमिकल रिएक्शन में देखना, बेरासायनिक अभिक्रिया जिनमें कौन सा बॉन्ड टूटता है, SnX बॉन्ड। तो फिर वही कंडीशन बनती है, यहाँ पर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो टिन पर तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और हेलोजन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई। मतलब जो टिन के कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं, टिन के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, वो कितने टाइप से केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, 2 प्रकार से। एक तो टिन और कार्बन का बीच का बॉन्ड टूटता है, और एक टिन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, ठीक है ना। एक तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, टिन और कार्बन के बीच का, और एक कौन सा बॉन्ड टूटता है, टिन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड का, ठीक है ना। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं कौन सी, क्या जिनके अंदर बे केमिकल रिएक्शन जिनमें टिन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता है। पहले तो इस पर डिस्कशन करते हैं, फिर इसकी केमिकल रिएक्शन जैसे ही खत्म हो जाएंगी, फिर हम डिस्कशन किस पर करेंगे कि बे केमिकल रिएक्शन जिनमें टिन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। आगे बात समझिए, पहले हम डिस्कशन करेंगे टिन और कार्बन वाले बॉन्ड की, उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे टिन और हेलोजन वाले बॉन्ड की। तो इसको तो मैं टाल देता हूं, और किस पर डिस्कशन करते हैं कि बे केमिकल रिएक्शन जिनमें टिन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता है, ठीक है ना। उस पर डिस्कशन करके फिर किस पर डिस्कशन करेंगे, टिन और हेलोजन वाले बॉन्ड की। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इधर देखिए, मैं कैपिटल ए हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों के लिए। हेडिंग है कैपिटल ए आप लोगों की, बेरासायनिक अभिक्रिया, बेरासायनिक अभिक्रिया, बेरासायनिक अभिक्रिया जिनमें SnC बंध टूटता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है, बंध टूटता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है, बंध टूटता है, ठीक है ना। इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन शो कर देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। CH3 का होल 4 SN, यहां पर लिख दिया GaCl3, और यहां पर ये बना दिया आप लोगों को कंपाउंड CH3 3SnCl प्लस CH3 GaCl2, ठीक है ना। एक केमिकल रिएक्शन आप लोगों की दे रखी है C6H5 4SN, यहां पर दे रखी है 4BCl3, ठीक है ना। ये बनाएगी 4C6H5 BCl2 प्लस SnCl4। एक रिएक्शन तो आप लोगों की ये दे रखी है, और एक रिएक्शन में हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवा रखी है। नीचे लिख देता हूं, हेलोजन के साथ अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन विद हेलोजन। यहां पर लिख दिया R4SN प्लस Cl2, ये हो गया R3SnCl प्लस RCl। एक ले ली मैंने आयोडीन के साथ R4SN प्लस I2, ये लिख दिया R3SNI प्लस RI। एक ले लिया R4SN प्लस InCl3, R3SNCl प्लस RN, और ये कर दिया मैंने Cl2।
अब प्रत्येक केमिकल रिएक्शन को आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आप पूरे पहले तो केमिकल रिएक्शन को एक बार आप लोग देख लो कि क्या लिख रखा है, ठीक है ना, फिर डिस्कशन करते हैं इनके बारे में, ठीक है ना। इधर देखिए आप लोग, देखो सुनो, पहले एक बार तो आप लोग देख लो इन केमिकल रिएक्शन को, ठीक है ना। कुछ नहीं है, रिएक्शन ओनली से बैलेंस कर रखी है, कुछ नहीं है, सीधी सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है यार, ऐसी कोई इसमें समझाने वाली तो कोई चीज है नहीं है, ठीक है ना। वो तो टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पर, इसलिए सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, नहीं इनमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक बार आप केमिकल रिएक्शन को देख लो, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसा पूछते हैं आप लोगों से कि टिन की कार्बन धातु यौगिकों की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखिए, तो आप लोग आराम से लिख देना, ठीक है ना। उस पर टिप्पणी करवाए तो जितनी भी उसके बारे में लिख रखी है आराम से लिख देना, देख लेना कितने नंबर का वो क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है ना। ज्यादा कुछ नहीं, सीधा सिंपल सा मैटर है। अब मैं एक बार डिस्कशन कर लेता हूं। देखो पहले मैं डिस्कशन किस पे कर रहा हूं कि बे केमिकल रिएक्शन जिनमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, मतलब टिन का और कार्बन का, किसके बीच में बॉन्ड टूट रहा है, टिन और कार्बन का। तो देखो इन केमिकल रिएक्शनों को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से कि यहाँ पर एल्किल ग्रुप आपके कितने 4, अरे सही है यार, अभी यही तो बात की है, R4SN। R4SN का मतलब समझे, R की जगह पे मैंने किसको ले लिया, एल्किल ग्रुप को ले लिया। मैं कोई सा भी एल्किल ग्रुप ले सकता हूं, मैंने यहाँ पर कौन सा ले लिया, मैथिल ग्रुप ले लिया। अरे सही है ना भाई, ये R4 ही है ना, क्योंकि R की जगह पे मैंने मैथिल ग्रुप ले लिया, और मैथिल कौन होता है, एल्किल ग्रुप होता है। और देखो यहाँ पर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन किससे करवा ली, GaCl3 से, ठीक है ना। Ga किसको बोलते हैं, गैलियम को बोलते हैं, गैलियम ट्राइक्लोराइड बोलते हैं, गैलियम ट्राइक्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देख सुनो मेरी बात ध्यान से कि मैंने यहां से क्या किया कि यहां से एक CH3 को यहां से मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। एक CH3 को मैंने यहां से बाहर निकाल दिया और मैंने किसके साथ जोड़ दिया, GaCl2 साथ। मतलब ऐसा किया, यहां से एक CH3 मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, एक CH3 बाहर निकाल दिया, और यहां पर 3 क्लोरीन है, तो कॉमन सी बात है, टिन की वैलेंसी मुझे 4 करना जरूरी है। तो एक काम करता हूं, यहां से तो एक CH3 निकाल देता हूं, और ठीक है ना, और वो CH3 की वैलेंसी को कौन कंप्लीट करेगा, यहां से एक Cl करेगा। तो देखो एक CH3 तो इधर आ जाएगा और एक Cl इधर से इधर चला जाएगा। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? इसलिए आपका ये Ga भी बैलेंस हो जाएगा और आपका टिन भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान में रखना +4 होनी चाहिए। अगर +4 आपने उल्टा सीधा कर दिया, समझ जाना गलत हुआ है आपका। टिन की हर कंडीशन में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए, +4। मतलब टिन के साथ आपके कितने ग्रुप जुड़े होने चाहिए, 4 ग्रुप जुड़े होने चाहिए। यहां पर देखो टिन के साथ कितने ग्रुप जुड़े हुए, 4 ग्रुप। अगर मैं यहां से एक CH3 को बाहर निकालूं तो कॉमन सी बात, उसकी बैलेंसी 3 रह जाएगी। तो एक काम करते हैं, यहां से तो CH3 को बाहर निकालता हूं, तो CH3 को यहां से बाहर निकाल के किसके लिए दे देता हूं, Ga के लिए देता हूं, और Ga से मैं किसको ले आता हूं, एक क्लोरीन को, और उसकी जगह पे किसको लिख देता हूं, CH3 की जगह पे मैं किसको लिख देता हूं, क्लोरीन को। तो देखो गौर से देखो, यहां पर एक CH3 मैंने कम कर दिया, यहां पर कितने थे, 4, और यहां पर कितने हुए, 3, और उसकी एक बैलेंसी को किसने सेट कर दिया, क्लोरीन ने। तो देखो यहां पर भी टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, और आपको पता है यहां पर भी टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। इसका मतलब हो गई बैलेंस, और एक CH3 मैंने कहां पर जोड़ दिया, G के साथ जोड़ दिया। ये लो, ये आप लोगों का Ga भी बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, सीधी सी सिंपल सी रिएक्शन है। इस वाली को देख लो आप लोग, तो देखो इस वाली में कुछ नहीं कर रखा है, ये 4 तो आप लोगों के ये लिख दिए यहां पर, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का C6H5, यहाँ पर BCl2 और आपका SnCl4 आप लोगों को बाहर निकल गए। रिएक्शन आप लोग बैलेंस करके देख लेना। रिएक्शन बैलेंस का मतलब आप लोग जानते हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्सों का नंबर क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक है ना। इस वाली रिएक्शन का आप बैलेंस करके देख लेना, ठीक है ना। ये रिएक्शन इस वक्त बैलेंस हो रही है, मतलब C6H5 यहां पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। अरे कुछ नहीं है यार, C6H5 किसको बोलते हैं, बेंजीन रिंग को बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या किया, 10 से 4 बेंजीन रिंग लिख दी, तो कॉमन सी बात, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंडीशन में कितनी है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आपको पता है कि यहां पर भी टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, अर्थात यहां पर टिन के साथ मैंने क्या कर दिया, 4 Cl जोड़ दिए। 4 Cl मुझे कहां से मिले, यहां से मिले, ठीक है ना। तो रिएक्शन आप बैलेंस करके देख लेना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का नंबर आपका बिल्कुल फिक्स होगा या बराबर होगा, ठीक है ना। बराबर हो रहा है तभी जाकर वो रिएक्शन आप लोगों की बैलेंस होगी। और हम लोगों को पता है कि टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। इसका मतलब हम लोगों की रिएक्शन बिल्कुल सही है। रिएक्शन क्यों सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, और यहाँ पर भी टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। या कम शब्दों में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने यहां से क्या किया, टिन से 4 जो बेंजीन रिंग जुड़ी थी ना, ये 4 ध्यान में रखना है, टिन से यहाँ पर 4 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। टिन से जो आपके 4 बेंजीन रिंग जुड़ी हैं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं टिन से 4 C6H5 जुड़े हुए हैं, वो चारों C6H5 या चारों बेंजीन रिंग को तो मैंने बाहर निकाल दिया, और उनकी जगह पे मैंने 4 क्लोरीन जोड़ दिए। ये देख लो आप लोग प्रोडक्ट में, ठीक है ना।
चार C6H5 थे ना, वो तो मैंने बाहर निकाल दिए और उनकी जगह पे 4 क्लोरीन जोड़ दिए, हो गई अपने लोगों की रिएक्शन। ठीक है, आगे नहीं बात सही है। तो ये तो वो केमिकल रिएक्शन हुई जिनमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, टिन का और कार्बन का। ठीक है ना, अब इसमें क्या कर रखी है कि आप लोगों को जो टिन के कार्बन धात्विक यौगिक है ना, उनकी रिएक्शन किससे करवा रखी है, हेलोजन से। लिख रही है ना, हेलोजन के साथ अभिक्रिया, मतलब किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हेलोजन के साथ। कौन, टिन के कार्ब धात्विक यौगिक। तो ये तो और आप लोगों का टिन का कार्ब धात्विक यौगिक रहा, इसकी रिएक्शन यहां पर किससे करवा रखी है, Cl2 से। आपको पता है Cl2, F, Cl, Bri सब पता है, हेलोजन फैमिली के मेंबर होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देखो, यहां पर Cl2 से करवा रखी है, यहां पर I2 से करवा रखी है और यहां पर किससे करवा रखी है, InCl3। IN किसको बोलते हैं, इंडियम को बोलते हैं। ठीक है ना, अब इधर देखिए आप लोग, देखो इधर देखो, यहां पर आप लोगों के कितने Cl है, यहां पर कितने Cl है, 2 Cl है। ठीक है ना, 2 Cl है, तो एक Cl को तो मैंने किसके साथ जोड़ दिया, एल्किल ग्रुप के साथ। भाई 2 Cl है ना मेरे पास, तो एक Cl को तो मैंने एल्किल ग्रुप से जोड़ दिया और एक Cl को मैंने टिन से जोड़ दिया। तो देखो, एल्किल ग्रुप से जोड़ते ही कौन हो जाएगा, RCl, और टिन के साथ जोड़ते ही होगा R3SnCl। और यहां पर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। नीचे वाले में देख लो, बिल्कुल सेम होगी। भाई यहां पर Cl2 लिया है, यहां पर I2 लिया है, तो कॉमन सी बात है, यहां पर भी उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4। अरे कुछ नहीं है यार, यहां पर Cl2 लिया है, यहां पर I2 लिया है, रिएक्शन एक जैसी तो है, बस एटम चेंज हो गया, ऊपर Cl लिया था, नीचे I लिया। ठीक है ना, अब नीचे वाले की बात करते हो, नीचे वाली भी सिंपल आप लोगों की, कुछ नहीं है। यहां पर इंडियम के साथ कितने Cl जुड़े हैं, भाई इंडियम के साथ कितने Cl जुड़े हैं, 3 Cl जुड़े हैं। तो एक Cl लेकर मैंने किससे जोड़ दिया, टिन से। टिन से जोड़ दिया एक Cl, और टिन के पास 4 एल्किल ग्रुप है, टिन के पास से एक एल्किल ग्रुप हटाकर मैंने किससे जोड़ दिया, इंडियम से। हो गई रिएक्शन आप लोगों की बैलेंस। आगे नहीं बात समझिए, अरे सही है ना। आयन कौन होता है, इंडियम होता है। इंडियम के साथ कितने Cl जुड़े हैं, 3 Cl जुड़े हैं। ठीक है ना, तो 3 Cl जुड़े, तो एक Cl मैंने किससे जोड़ दिया, टिन से जोड़ दिया। ठीक है ना, और टिन से एक एल्किल ग्रुप मैंने किससे जोड़ दिया, इंडियम से जोड़ दिया। रिएक्शन आप लोगों की बैलेंस हो गई। ये 2-4 रिएक्शन आराम से कर लेना। ठीक है, आगे नहीं बात सही है। तो ये तो हम लोगों ने टिन के कार्ब धात्विक यौगिकों की कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, जिनमें SnC बॉन्ड टूटता है, अर्थात कार्बन और टिन के मध्य का बॉन्ड टूटता है। किसके मध्य का बॉन्ड टूटता है, कार्बन और टिन के मध्य का बॉन्ड टूटता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो यहां पर हमने जो कैपिटल ए रिएक्शनों में डिस्कशन किया है, बे केमिकल रिएक्शन जिनमें SnC बॉन्ड टूटता है या SnC बॉन्ड क्लीवेज होता है। अब हम कैपिटल बी में किसका डिस्कशन करेंगे, कि बे केमिकल रिएक्शन जिनमें कौन सा बॉन्ड टूटता है, SnX बॉन्ड टूटता है, अर्थात तो टिन का और किसका बॉन्ड टूटेगा, हेलोजन का। ठीक है ना, तो बाकी के तौर तो सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। यहां पर लिख देता हूं SnX बॉन्ड। ठीक है ना, यहां पर लिख देते हैं SnX बॉन्ड। ठीक है ना, कॉमन सी बात है, आप लोग यहाँ पर तो अच्छी तरीके से जानते हो कि टिन मेटल होगी तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आएगी, प्लस में, और हेलोजन पर तो आप लोग जानते हो नेगेटिव चार्ज ही होता है। ठीक है ना, तो इन रिएक्शनों को भी कर लेते हैं, उसके साथ इनकी केमिकल रिएक्शन फिनिश हो जाएंगी। आप आराम से देख लेना, नोट तो मैं इतनी बढ़िया तरीका से लिखवा रखे मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आराम से 1-1, 2-2 रिएक्शन याद कर लेना, अगर एग्जाम आए तो आराम से लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिएक्शन बैलेंस करनी है, रिएक्शन बैलेंस करना तो आप पहले से भी जानते हो। ठीक है ना, तो ऐसी कुछ इनमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा समझाने वाला टॉपिक इसमें कुछ नहीं है। जहां पर ज्यादा समझाने का टॉपिक होगा वहां पर मैं पहले से ही एक्सप्लेन करके चलूंगा सारी चीजों अच्छे से। ठीक है ना, ये केमिकल रिएक्शन है, जिन केमिकल रिएक्शन को आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हो। चलो ठीक है, इसको तो मैं मिटा देता हूं और मैं डिस्कशन करता हूं बे केमिकल रिएक्शन जिनमें SnX बॉन्ड टूटता है, अर्थात टिन का और हेलोजन के मध्य का बॉन्ड टूटता है। इधर देखिए आप लोग, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हम डिस्कशन करते हैं बे केमिकल रिएक्शन जिनमें SnX बॉन्ड टूटता है, अर्थात टिन और हेलोजन के मध्य का बॉन्ड टूटता है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से कि अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना टिन और कार्बन का, तो आप लोगों को पता हमने टिन का कौन सा कार्बन धात्विक यौगिक लिया था, R4SN। ठीक है ना, कौन सा कार्बन धात्विक यौगिक लिया था, R4SN। अर्थात यहां पर टिन डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ था, कार्बन के साथ। ठीक है ना, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन आई थी जिनके अंदर हमने कौन सा बॉन्ड टूटा था, SnC, अर्थात टिन और कार्बन के मध्य का बॉन्ड टूटा था, उनमें हमने टिन
का कौन सा कार्बन धात्विक यौगिक लिया था, R4SN। ठीक है, अब इसके अंदर जो अपनी कैपिटल बी रिएक्शन है ना, यहाँ पर कौन है, कैपिटल बी रिएक्शन। कैपिटल बी रिएक्शन में हम किसकी बात कर रहे हैं कि बे केमिकल रिएक्शन जिनमें SNX बॉन्ड टूटता है। तो इसको टिन के कौन से कार्बन धात्विक यौगिक शो करेंगे, जिनके अंदर हेलोजन प्रेजेंट होगा, जिसके थोड़ी देर पहले अभी मैंने डिस्कशन किया था। एक तो मैंने किसका डिस्कशन किया था, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां से एक एक एल्किल ग्रुप को हटाता जाऊंगा और उसकी जगह पे एक एक हेलोजन इंटर करता जाऊंगा। ठीक है ना, तो देखो यहां पर मैंने लिख दिया R3SNX। ठीक है ना, एक तो आप लोगों का ये, और फिर आपकी बार मैं क्या करता हूं, दो एल्किल ग्रुप को बाहर निकाल देता हूं, तो कंडीशन ये बन जाएगी R2SNX2। और अब की बार की कंडीशन में क्या करता हूं कि एक एल्किल ग्रुप को और निकाल देता हूं, तो इस कंडीशन में आप लोगों को कौन हो जाएगी, RSNX3। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, मतलब यहाँ पर हेलोजन के मैंने कितने मेंबर लिख दिए, 3 लिख दिए। एक तो कौन सा लिख दिया R3SNX, एक कौन सा लिख दिया R2SNX2, और एक लिख दिया RSNX3। ठीक है ना, ये तीनों कंपाउंड कौन सी रिएक्शन को देंगे, या ये तीनों आप लोगों के कार्बन धात्विक यौगिक कौन सी रिएक्शन को देंगे, जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, SNX। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, एक बार फिर से सुनना भैया, ध्यान से समझना। अभी मैंने बात की थी कार्बन और टिन के मध्य के बीच का बॉन्ड। ठीक है ना, कार्बन और टिन के मध्य के बीच का बॉन्ड, तो मैंने टिन का कौन सा कार्बन धात्विक यूज लिया था, R4SN। टिन का कौन सा कार्बन धात्विक यौगिक लिया था, R4SN। लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं कौन सा बॉन्ड टूट रहा हूं, टिन का और हेलोजन का। ठीक है ना, कौन सा बॉन्ड टूट रहे हैं हम लोग, टिन और हेलोजन के मध्य का बॉन्ड टूट रहे हैं। अगर टिन और हेलोजन के मध्य का बॉन्ड टूट रहे हैं तो कॉमन सी बात है, हेलोजन को होना बहुत जरूरी है। तो हेलोजन को होना बहुत जरूरी है, तो मैं टिन के वो कार्बन धात्विक यौगिक यूज में ले रहा हूं या उपयोग में ले रहा हूं जिनमें हेलोजन प्रेजेंट होगा। तो देखो आप लोगों को पता है कि यहां पर मैंने टिन के साथ 4 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है ना, 4 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए थे। अब की बार मैंने यहां से क्या किया कि एक एल्किल ग्रुप को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पे एक हेलोजन लिख दिया, तो टिन का ये कार्बन धात्विक यौगिक बनेगा। दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया कि टिन से जो 3 एल्किल ग्रुप जुड़े थे ना, यहां पर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े, एक एल्किल ग्रुप को और बाहर कर दिया और उसकी जगह पे एक हेलोजन और ले आया, तो कंडीशन ये बन जाएगी R2SNX2। और अब की बार की कंडीशन में मैंने क्या किया कि जो 2 एल्किल ग्रुप है, एक एल्किल ग्रुप को और बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पे एक हेलोजन को और ले आया, तो आपका जो टिन का कार्बन धात्विक यौगिक बनेगा वो बनेगा RSNX3। ये तीनों टिन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सी रिएक्शन को शो करेंगे, जिनके अंदर आप लोगों का कौन सा बॉन्ड टूटेगा, SNX, अर्थात टिन और हेलोजन के मध्य का बॉन्ड टूटेगा। बात मेरी समझ में आ गई ना, टिन के मध्य का बॉन्ड टूटेगा, टिन और हेलोजन के मध्य के बीच का बॉन्ड। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि आप लोगों का ये कंपाउंड है ना, ये R2SNX2, अगर मैं यहां से दोनों हेलोजन को बाहर निकाल दूं और इनकी जगह पर 2 हाइड्रोजन लिख दूं, तो आपको पता है कंपाउंड ये बनेगा R2SNH2। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी रिएक्शन आएगी इसकी। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर टिन के साथ 2 तो एल्किल ग्रुप जुड़े, ठीक है, और यहां पर टिन के साथ 2 हेलोजन जुड़े हैं। मतलब इस कंडीशन में टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। इस कंडीशन में भी कितनी है, +4। और आपको पता है इस कंडीशन में भी कितनी है, +4। लेकिन जो ये कंपाउंड होता है ना, R2SNX2, अगर इनमें से दोनों हेलोजन को मैं बाहर निकाल दूं और उनकी जगह पर 2 हाइड्रोजन लिख दूं, तो इस कंपाउंड की रिएक्शन जब आप 1,3-ब्यूटाडाइन से करवाते हो, ध्यान से समझना, टिन के कार्बन धात्विक यौगिक कौन सा, R2SNH2, अगर इसकी रिएक्शन में 1,3-ब्यूटाडाइन से करवाऊंगा तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, अर्थात बहुलक का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए विशेषकर ध्यान में रखना कि टिन के जो कार्बन धात्विक यौगिक है, टिन के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उनमें जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनके अंदर ये R2SNX2, उनमें से 2 हेलोजन को मैं बाहर निकाल के 2 हाइड्रोजन लिख दूं, तो इसकी रिएक्शन जब आप 1,3-ब्यूटाडाइन से करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, अर्थात बहुलक का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान में रखना। ये वाली रिएक्शन जिनमें 2 हेलोजन को बाहर निकाल के 2 हाइड्रोजन लिखते हो और इसकी रिएक्शन 1,3-ब्यूटाडाइन से करवाते हो, तो किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। एक काम करता हूं, मैं रिएक्शन को लिख देता हूं, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, नोट्सों में इस चीज को मैंने बहुत बढ़िया तरीका से लिखवा रखा है। तो एक काम करता हूं, इसको तो पूरे को मिटा देता हूं और इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूं, 1,3-ब्यूटाडाइन से। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन किससे करवा देता हूं, 1,3-ब्यूटाडाइन से। तो किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, अर्थात बहुलक का फॉर्मेशन होगा। तो इधर देखिए आप लोग, इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, ध्यान में रखना, 1,3-ब्यूटाडाइन से किसकी रिएक्शन करवाऊंगा, R2SNH2 की। देख लो, सीधी सीधी सी रिएक्शन, ऐसी कोई बात तो है नहीं इनके अंदर। आप लोग एक बार भी नोट्सों में देख लोगे ना तो अभी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, बस प्रत्येक स्टूडेंट को रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए बस।
बाकी का तो ऐसा कुछ नहीं है इनके अंदर। ये लो मैंने क्या लिख दिया, R2SnH2, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, 1,3-ब्यूटाडाइन से, अर्थात CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। और यहां पर लिख दिया N का मतलब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मैंने काम में ले लिए। इसका नाम कौन होगा, 1,3-ब्यूटाडाइईन। नोमेनक्लेचर करोगे तो कॉमन सी बात है, 1 2 3 और 4। तो डबल बॉन्ड किससे जुड़ा है, एक तो एक पोजीशन से जुड़ा और एक कौन सी पोजीशन से जुड़ा, 3 पोजीशन से। और कितने कार्बन है, 4, इसलिए इसका नाम लिख दिया 1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, वो क्या होता है, ईन होता है। सारी चीजों को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है ना। ये यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेगा, पॉलीमर का, ठीक है ना। किस तरीका से करेगा, मैं रिएक्शन लिख देता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। ये हो गया आप लोगों का पॉलीमर अर्थात बहुलक। पॉलीमर अर्थात क्या हो गया आप लोगों का, बहुलक हो गया। अब देखो इस वाली रिएक्शन को आप अच्छी तरीका से, ठीक है ना। देख लिया, अब इधर देखो आप लोग, देखो सुनो, पहले एक बार आप इस रिएक्शन को देख लो अच्छी तरीका से, ठीक है ना। देख लो आप आराम से रिएक्शन को, कुछ नहीं कर रखा है। ये R2SnH2, ध्यान में रखना, यहां से मैंने 2 हैलोजन बाहर निकाले थे, ठीक है ना। 2 हैलोजन को बाहर निकाल के मैंने यहां पर क्या लिखे थे, 2 हाइड्रोजन। और इसकी रिएक्शन जब मैं 1,3-ब्यूटाडाइन से करवाता हूं तो किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलीमर का। ये N का मतलब समझे आप लोगों ने, कि 1,3-ब्यूटाडाइन के मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स काम में ले लिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स काम में लिए। तो लास्ट में जब जब इनकी रिएक्शन होगी ना, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। कॉमन सी बात है, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी श्रृंखला का निर्माण करेंगे, जिसको आपको क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे, अर्थात क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे, ठीक है ना। ये सब कौन सी फॉर्म में, एकलक फॉर्म में, अर्थात मोनोमर फॉर्म में, ठीक है ना। ये सारे के सारे कौन सी फॉर्म में, एकलक फॉर्म में, अर्थात मोनोमर फॉर्म में, अर्थात कोई सा भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही इसकी रिएक्शन आप किससे करवाते हो, R2SnH2 से, तुरंत ही ये सारे मॉलिक्यूल से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, पॉलीमर का, अर्थात किसका निर्माण करेंगे, बहुलक का। तो ये एकलक किस में कन्वर्ट हो गया, बहुलक में, या ऐसा बोल सकता हूं ये मोनोमर किस में कन्वर्ट हो गया, पॉलीमर में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। बाकी की आप रिएक्शन को देख सकते हो, कुछ नहीं है। ये जो आप लोगों का टिन था ना, टिन, ये मैंने किससे जोड़ दिया, कार्बन से जोड़ दिया, ठीक है ना। टिन को मैंने किससे जोड़ दिया, कार्बन से जोड़ दिया। और इसी टिन से मैंने 2 आप लोगों के एल्किल ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है, एल्किल ग्रुप जोड़ दिए। अब आप लोगों के यहां पर ये 2 हाइड्रोजन थे ना, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को मैंने इस कार्बन से जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन को मैंने इस कार्बन से जोड़ दिया। इधर देखिए आप लोग, देखो ये रहा आप लोगों का टिन, ठीक है ना। इस टिन को मैंने किससे जोड़ दिया, कार्बन से जोड़ दिया, ठीक है ना। और इसी टिन से मैंने दोनों एल्किल ग्रुप को जोड़ दिया, एक एल्किल ग्रुप ये रहा, एक एल्किल ग्रुप ये रहा। अब आपके 2 ये हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन को मैंने इस कार्बन से जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन को मैंने इस कार्बन से जोड़ दिया, ये रहे। एक हाइड्रोजन तो आप लोगों का ये रहा और एक हाइड्रोजन आप लोगों का ये रहा। और N का मतलब समझे आप लोग, कि सारे मॉलिक्यूल से एक दूसरे से जुड़ गए, ठीक है ना। तो इन्होंने किसका निर्माण कर लिया, बहुलक का कर लिया, अर्थात पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है ना, पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि आप लोग यहां पर सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, सब अपनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। देखो यहां पर टिन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 कर रहा है। आपको पता है एल्किल ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। अरे सही है यार, एल्किल ग्रुप की वैलेंसी 1 ही तो होती है। एल्किल ग्रुप में आपके मेथिल, एथिल, प्रोपिल सब आ जाते हैं। जैसे कि एल्किल ग्रुप की वैलेंसी 1 कैसे होती है, इधर देखो, जैसे R की जगह पे मैं CH3 ग्रुप लिख दूं, देखो ये CH3 लिख दिया, ठीक है ना, CH3 लिख दिया। क्या ये CH3 सही है, नहीं, ये CH3 अभी भी गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि गौर से देखो कार्बन वहां पर 3 वैलेंसी कर रहा है। तो फिर कैसे करें, तो इस CH3 को अगर मैं ऐसे लिखूं तो अब पता है आपको ये CH3 बिल्कुल सही है। ये CH3 क्यों सही है, क्योंकि इस कंडीशन में कार्बन अपनी चारों वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, कार्बन अपनी चारों वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। तो गौर से देखो यार, एल्किल ग्रुप की यहां पर एक ही तो वैलेंसी हो रही है, अर्थात यही वैलेंसी तो खाली है, क्योंकि बाकी वैलेंसी तो हाइड्रोजन जुड़ा है। अरे भाई कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी तो हाइड्रोजन जुड़ा है और एक वैलेंसी उसकी खाली पड़ी है, जिसको वो किसी के साथ भी कंप्लीट कर सकता है। इसलिए एल्किल ग्रुप की वैलेंसी 1 हो रही है, 10 की वैलेंसी 4 हो रही है,
बाकी के आप लोग जानते हो कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है, और आप लोग जानते हो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है। सब अपनी अपनी वैलेंसी इनको कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों की रिएक्शन बिल्कुल सही है। तो इस वाली रिएक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर बोल रहा हूं भैया, ध्यान से समझना और ध्यान रखना इस बात का। क्या ध्यान रखने वाली बात है कि R2SnH2 की रिएक्शन जब हम 1,3-ब्यूटाडाइन से करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, अर्थात बहुलक का निर्माण होता है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, तो यहां तक तो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक टॉपिक और है, अभी मैंने इसकी कंपाउंड की बात की थी, ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड की, जिनमें हम बात की थी R3SNX, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले ये आप लोगों को पता टिन का कारण धातु यौगिक लिया था R3SNX। अब की बार मैं एक काम करता हूं, क्या इस हेलोजन को मैं क्या करता हूं, बाहर निकालता हूं और उसी जगह पर हाइड्रोजन लिखता हूं, तो आपको पता क्या बन जाएगा, R3SNH, ठीक है ना। क्या, अरे कॉमन सी बात है, यहां से हेलोजन को मैंने बाहर निकाल कर अगर इसकी जगह पर हाइड्रोजन लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, R3SNH, ठीक है ना। और R की जगह पर आपको बेंजीन रिंग भी लिख सकते हो, अर्थात इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं AR3SNH, मतलब यहां पर 10 के साथ 3 तो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा है। नीचे वाले में देखो, अब की बार मैंने क्या किया, 10 से 3 बेंजीन रिंग जोड़ दी। बेंजीन रिंग को आप किससे शो करते हो, AR से शो करते हो, और एक बैलेंसी मैंने किससे कर रखी है, हाइड्रोजन से। अब इसका जो उपयोग होता है ना, इसका उपयोग होता है R3SNH का या AR3SNH का जो उपयोग होता है, इसका उपयोग करते हैं हम अपचायक रूप में, अर्थात रिड्यूसिंग के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, अपचायक अर्थात रिड्यूसिंग। अब समझना ध्यान से, पहले हिंदी मीडियम वाले आप लोग समझना, इस चीज को मैंने बीएससी सेकंड ईयर में भी आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझाया। जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझाया था, तब आपको पता है ये टॉपिक मैंने बहुत बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। एक बार फिर देख लो, पहले हिंदी मीडियम वाला आप देखना, फिर इंग्लिश मीडियम वाले आप देखना, ठीक है ना। ये मैंने आपके नोट्सों में भी लिखा रखा है, बीएससी सेकंड ईयर के नोट्स चेक करके देखना, वहां पर मैंने लिखा रखा है। क्या लिखा रखी थी वहां पर मैंने, क्या, पहले हिंदी मीडियम वाला आप सुनना। क्या बात करता हूं मैं, कॉमन थोड़ा बेसिक से ले लेता हूं। क्या ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का इंटर होना। भाई हम बोलते हैं ना कि ऑक्सीकरण वाली रिएक्शन, इसका मतलब ये हुआ किसी से आप ऑक्सीजन को जोड़ रहे हो। और ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का बाहर निकालना। एक बार फिर सुनना, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का इंटर होना। तो कॉमन सी बात है, ऑक्सीकारक का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का बाहर निकलना। क्योंकि ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक का जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या बोला हूं, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का इंटर होना, और ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ठीक है। अब बात करते हैं अपचयन और अपचायक की। तो अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, और अपचायक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। एक बार फिर समझना, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, और अपचायक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो यहां पर 4 शब्दों की बात की है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ठीक है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, और अपचायक का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। इंग्लिश मीडियम वाले हो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का इंटर होना, और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन का एग्जिट होना, ठीक है ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का इंटर होना, और रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर सुनना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का इंटर होना। तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, एग्जिट होना ऑक्सीजन का, ठीक है ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का इंटर होना, और रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से आप लोग, कि जो आप लोगों का R3SNH या AR3SNH होता है, इसका उपयोग किसके रूप में करते हैं, अपचायक रूप में करते हैं, अर्थात इसका उपयोग किस में करते हैं, रिड्यूसिंग में करते हैं। तो कॉमन सी बात है, अभी मैंने क्या बोली है कि अपचायक और रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन की सप्लाई करना। मेरी बात समझ में आ गई ना। अर्थात ये यहां से जब इनकी रिएक्शन किसी से करवाते हो आप लोग, तो ये रिएक्शन के लिए क्या सप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं। और अपचायक रिड्यूसिंग में इसी को तो बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है, अर्थात रिड्यूसिंग कहलाता है। इसका मतलब R3SNH और AR3SNH का उपयोग हम किस में करते हैं, अपचायक में करते हैं, अर्थात रिड्यूसिंग के अंदर करते हैं। किस तरीका से करते हैं, इसकी भी 1-2 केमिकल रिएक्शन दे रखी हैं, उनको मैं शो करके इस टॉपिक को मैं खत्म करता हूं, ठीक है ना। अभी इसके बारे में बात बता, एक बार फिर बता देता हूं भैया। R3SNH और AR3SNH, इनका उपयोग हम किस में करते हैं, अपचायक के रूप में करते हैं, अर्थात रिड्यूसिंग के रूप में करते हो। रिड्यूसिंग का मतलब, अपचायक का मतलब बता दिया, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अर्थात ये रिएक्शन के लिए क्या सप्लाई करता है, हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं, या रिएक्शन के लिए क्या देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है। कैसे देते हैं, अभी आप लोग सामने रिएक्शन को शो कर देता हूं, ठीक है ना। तो इधर देखो बोर्ड की तरफ,
इधर देखिए इसकी भी एक दो केमिकल रिएक्शन शो कर रखी है, उनको लिख देता हूँ मैं। दो केमिकल रिएक्शन शो कर रखी हैं आपके लिए, हेडिंग डाल के समझा देता हूँ। R3SNH या AR3SNH यौगिक का उपयोग, यौगिक मतलब कंपाउंड का उपयोग, यौगिक का उपयोग अपचायक के रूप में अर्थात रेडिएशन के रूप में, अपचायक के रूप में अर्थात तो रेडिएशन के रूप में, ठीक है ना, अपचायक के रूप में अर्थात रेडिएशन के रूप में। एक काम करता हूं मैं इसमें इंक भर लेता हूं, ठीक है ना, फिर डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखो R3SNH या AR3SNH यौगिक का उपयोग हम किस में कर रहे हैं, अपचायक के रूप में अर्थात रेडिएशन के रूप में। इसकी कुछ रिएक्शंस होकर रखी हैं, दो मैं उनको लिख देता हूं, फिर डिस्कशन करते हैं टॉपिक पर। 2AR3SNH, ठीक है ना, C6H12 CH2OH, ये हो गया AR3SN AR3, ठीक है ना, ये रिएक्शन हो गई। एक रिएक्शन आपकी ये हो गई C4H9 3SNH, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, CCl4 से अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड से। ये हो गया आपका CHCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म, और ये बन गया C4H9 3SnCl, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का उपयोग किसमें करते हैं, बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग, देखिए इधर देखिए आप लोग, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी मैंने आप लोगों से क्या बोली थी कि R3SNH या AR3SNH का उपयोग हम किस में करते हैं, अपचायक के रूप में करते हैं अर्थात तो रेडिएशन के रूप में करते हैं। और रेडिएशन का मतलब आपको पता ही है कि ये रिएक्शन के लिए क्या सप्लाई करते हैं, रिएक्शन के लिए क्या देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये कौन होता है, बेंजील्डिहाइड अर्थात बेंजीन से कौन सा ग्रुप जोड़ रखा है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ रखा है। ये ग्रुप कौन सा आपका एल्डिहाइड, गौर से देखो वो CHO ग्रुप है जो किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये रिएक्शन के लिए क्या सप्लाई करेगा, हाइड्रोजन। तो गौर से देखो यहाँ पर दो लगा रखा है, दो का मतलब समझे आप कि यहाँ पर AR बेंजीन रिंग कितनी है आप लोगों की, 6, सही है ना, 3 दूना के कितने हो गए 6, और टिन कितनी है 2, सामने 2 लगाया, टिन कितनी है 2, और हाइड्रोजन भी कितने 2। तो सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, तो एक हाइड्रोजन तो ये किसके लिए देगा, कार्बन के लिए देगा, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन तो किसके लिए देगा, कार्बन के लिए, और एक हाइड्रोजन ये किसके लिए देगा, ऑक्सीजन के लिए। तो देखो जब एक कार्बन को हाइड्रोजन देगा तो ये CH से क्या हो जाए भाई, कार्बन से एक हाइड्रोजन तो पहले से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन ये देगा, ठीक है ना। तो ये CH से क्या हो जाएगा, CH2, मतलब ये CH तो है ही पहले से, CH तो पहले से ही है, एक हाइड्रोजन मिलते ही क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिलते ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, अर्थात वो कौन बन जाएगा, एल्कोहल। तो गौर से देखो एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा आपका CH2, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो आपको पता है क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां से तो हाइड्रोजन तो बाहर निकल चुके हैं, अब कंडीशन किसकी बन गई कि देखो टिन, आप लोगों को टिन कितने हैं, 2, एक टिन ये रहा, एक टिन ये रहा, एक टिन ये रहा, और आपको पता है ये हमारी बेंजीन कितनी है, 6, तो 3 बेंजीन आप लोगों की ये रही और 3 बेंजीन आप लोगों की ये रही, हो गई आप लोगों की रिएक्शन बैलेंस। अरे क्या प्रॉब्लम आई, सीधी सी है यार। देखो 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन से जोड़ दिया वो CH2 हो गया, और एक हाइड्रोजन मैंने ऑक्सीजन से जोड़ दिया वो OH हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन दोनों आप लोगों के काम आ चुके हैं। अब टिन कितनी है, 2, तो एक टिन आप लोगों की ये रही, एक टिन आप लोगों की ये रही, ठीक है ना, जिससे 3 AR3 आप लोगों की ये रहे और 3 AR3 आप लोगों की ये रही, सब अपनी कंप्लीट बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हमारी रिएक्शन बिल्कुल सही है, और नीचे वाली रिएक्शन तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सीधी सिंपल सी है, कुछ नहीं है। यहां से हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन यहां से हाइड्रोजन लिया, वो कहां पर पहुंचा दिया, यहां पर, ठीक है ना। यहां से हाइड्रोजन लेते ही मैंने किससे जोड़ दिया, कार्बन से, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, तो यहां से Cl निकलेगा,
यहां से Cl निकलेगा जो किसकी जगह पर जुड़ेगा, हाइड्रोजन की जगह पर। तो हाइड्रोजन तो यहां से निकल कर किसके पास आ जाएगा, कार्बन के पास, और कार्बन से जो Cl निकलेगा वो किसकी जगह पर आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ के पास आती है, फॉर्मूला हो जाएगा CH3Cl3, और यहाँ से क्लोरीन निकलेगा जो किसकी जगह पर आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पे। इधर देखिए वो रिएक्शन में, ठीक है ना, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, उसी जगह पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन किसके पास में चला जाएगा, कार्बन के पास में। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का CH3Cl3। इस तरीका से इनकी एक दो केमिकल रिएक्शन दे रखी हैं, आप लोग आराम से कर देना, ठीक है ना। तो यहां तक किसी स्टूडेंट को मैं नहीं मानता, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सीधी सी चीज है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से प्रत्येक स्टूडेंट पूरी चीजों को कर लेना, ज्यादा इनमें कुछ समझने वाली कोई बात है नहीं है, सीधे सीधे से टॉपिक है, कुछ केमिकल रिएक्शन है जिनको आप याद कर लेना, ठीक है ना। कोई ऐसी समझने वाली बात तो आप लोगों को पता है इनमें कुछ है नहीं है, तो मैं मानता हूँ प्रत्येक स्टूडेंट कर लेगा। और वैसे भी मैंने नोट्सों में बहुत बढ़िया तरीका से इनको लिखवा रखा है, आप लोग आराम से एक एक केमिकल रिएक्शन को देख लेना, ठीक है ना। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनसे, सब पेपर देखना, लास्ट में पेपर जब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं तो देखना सब जगह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इसलिए नोट्सों में मैं पहले बहुत बढ़िया तरीका से इन चीजों को लिखवा रखा, आप एक एक रिएक्शन को अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। तो आज की क्लास तो मैं यहीं तक रखूंगा, अब आगे की क्लास में इसके कुछ जो टिन के कार्बन धातु यौगिक होते हैं ना उनकी स्ट्रक्चर आएंगी, ठीक है। तो आगे आने वाले लेक्चर में उनकी स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और ये टिन खत्म हो जाएगा, फिर अगले के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ कार्बन धातु यौगिक दे रखे हैं, जैसे आपको बताए लिथियम का मैंने करवाई दिया, अब किसका चल रहा है, टिन का चल रहा है, उसके बाद टाइटेनियम का आने वाला है आप लोगों को सामने, और एक दो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और है, ठीक है ना, वो आके हैं। फिर आप लोगों के एक दो टॉपिक और दे रखे हैं, फिर उसके बाद ये यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लेना। यहाँ तक प्रत्येक स्टूडेंट अपना पूरा मैटर कंप्लीट कर लेना, किसी भी चीज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट करके रखना अपना पूरा मैटर, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।